आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। क्लास 7 की एनसीईआरटी का यह प्रथम अध्याय है। क्लियर हुआ? क्लास 7 की एनसीईआरटी का आज प्रथम अध्याय पढ़ेंगे और इस अध्याय को भी पढ़ते हुए हम बिल्कुल उसी तरह से पिछली क्लासों में हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी को ख़त्म की थी और आज से हम क्लास 7 की एनसीईआरटी का शुरुआत कर रहे हैं। यह पुस्तक क्लास 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की पुस्तक है और इस पुस्तक का प्रथम अध्याय आज हम प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल यहाँ और इसमें भी उसी तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ से हम सीटेट के एग्ज़ामों के लिए प्रश्न निकालें, किस तरह से यूजीसी के एग्ज़ामों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में यहाँ से किस तरह से पूछे जाते हैं, पीजीटी टीजीटी एग्ज़ामों में यहाँ से हिस्ट्री के किस तरह से पीजीटी टीजीटी ऑप्शनल हिस्ट्री का जो पेपर होता है उसके लिए यहाँ से हम इस एनसीईआरटी 7 से कैसे पेपर निकालें, किस तरह से इसे पढ़ें कि हम यूजीसी सीटेट पीजीटी टीजीटी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बीपीएससी यूपीएससी यूपीपीसीएस बिहार पुलिस बिहार एसआई इन सब के लिए यह जो है जननी है। ठीक है, सभी एग्जामों के प्रश्नों का क्या है यह एनसीईआरटी की जो बुकें हैं ये सभी जितने भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों के प्रश्नों की जननी है यह। ठीक है, यानी जो भी कोई भी एग्ज़ाम जब क्रिएट होता है तो इन पुस्तकों का सहारा लिया जाता है। हाँ, अब इसी में जैसे मान लीजिए सीटेट का एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो सीटेट के स्टैंडर्ड के प्रश्न यहाँ से उठाए जाएंगे। यदि आप पीजीटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं हिस्ट्री का तो आपके लेवल से यहाँ से प्रश्न उठाए जाएंगे। तो अब इसमें हम यही देखेंगे कि किस एग्ज़ाम के लिए कैसे जो है प्रश्न इसमें निकालें। बिल्कुल इसमें जो भी चीज़ें होगी उसे हाईलाइट करेंगे और जिन चीज़ों को मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं आप अपने कॉपी पेन लेकर बैठें और उसमें नोट डाउन भी करें। ठीक है, अब चलते हैं हम बिल्कुल अध्याय 1 एनसीईआरटी क्लास 7 का यह अध्याय 1 होगा जिसे हम अब पढ़ना शुरू करेंगे। देखें, यह अध्याय 1 है। कह रहा है इस अध्याय 1 का क्या नाम है कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। क्या कह रहा है यह? कह रहा है कि 1000 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल यानी जांच करने की बातें कर रहा है कि 1000 वर्षों में जो परिवर्तन हुए उसकी हम जांच करेंगे यहाँ। अब देखें, ये कुछ मानचित्र से ही इसकी शुरुआत हुई है। अब देखिए, मानचित्र 1 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रिस का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है। अब याद रखेंगे कि 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता हैं अल इद्रिस, इनका नाम बिल्कुल आप याद रखेंगे, अल इद्रिस। अल इद्रिस ने एक मानचित्र बनाया है। अल इद्रिस ने एक मानचित्र बनाया है जिसे आप साइड में देख रहे हैं, बनाया दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। क्लियर हुआ? तो अब आप इसमें प्रयास करेंगे, ढूंढेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप कहाँ है। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं, अब इसके विषय में थोड़ा पढ़ते हैं। ये है मानचित्र 1 और 2, नीचे 2 मानचित्र है पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिस, याद रखेंगे, अल इद्रिस ने 1154 ईस्वी में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्रों का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने, मानचित्र 1 किसने बनाया? तो ये जो है अरब भूगोलवेत्ता हैं, इनका नाम है अल इद्रिस। अल इद्रिसी ने इसका निर्माण किया। इद्रिसी ने इसका निर्माण किया है 1154 ईस्वी में। अब दूसरा मानचित्र जो है वह उसका निर्माण 1720 में फ्रांसीसी मानचित्रकार ने किया था।
दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर इनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। बात समझ में आया? इसमें थोड़ा सा, ये पहला नक्शा है, पहली बार ये बनाने का प्रयास किया है। इसमें कई जो है ज़्यादा मानक चीज़ आप नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि यह जो है अभी शुरुआत है नक्शे बनाने की। तो जो इद्रिसी ने बनाया उसमें जो दिखाए गए हैं वो अलग अलग थोड़ा सा है। अब यहाँ है, इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज उत्तर भारत है। बात समझ गए? भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी, देखिए ये मैप देखेंगे आप, इन जगहों के नाम जो है किस भाषा में, अंग्रेजी में लिखे गए हैं। काफ़ी छोटे छोटे हैं, कुछ देखने का और इसे प्रयास करेंगे आप। अब देखें कि में दिए गए हैं और इनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज, जो मानचित्र है इसमें उत्तर प्रदेश के कन्नौज को आप ढूंढेंगे। मानचित्र दो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 साल बाद बना। ठीक है, पहला मानचित्र बना था, उससे लगभग 600 साल बाद यह दूसरा मानचित्र बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होते हैं। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। देखें अध्याय 6। अब इस अध्याय 6 में, इसके अध्याय 6 में पढ़ेंगे जब, तो देखेंगे कैसे नाविक और ये जो है व्यापारी इस नक्शे का प्रयोग अपनी यात्रा के लिए करते हैं। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? देखें, आगे आते हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों और नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तब उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठों का अध्ययन रखना जरूरी होता है। अब देखें, नई और पुरानी शब्दावलियाँ। अब कुछ इसमें शब्दावली पढ़ेंगे, जो कुछ पुरानी शब्दावलियाँ कैसी थी और नई कैसी हो गई। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ठीक है, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। क्लियर? मध्य युग की जो फारसी भाषा हुआ करती थी वह आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन 13वीं शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज, याद रखेंगे, मिन्हाज सिराज जो हैं फारसी 13वीं शताब्दी के हैं और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। 13वीं शताब्दी के फारसी के इतिहासकार हैं ये मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, किया था, तो उसका
आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। इसने इन इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे, क्योंकि ये जो है दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहासकार हैं मिन्हाज सिराज। याद रखेंगे, ये 13वीं शताब्दी जब दिल्ली सल्तनत की सत्ता चल रही है उसके समकालीन इतिहासकार हैं। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। ठीक है, 13वीं शताब्दी में जो है मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। क्लियर, वो उत्तरी भारत के लिए, गंगा यमुना दोआब के लिए इस और पंजाब हरियाणा क्षेत्र के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। पुनः 16वीं शताब्दी में के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर 14वीं सदी के कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत कालीन सुल्तानों के दौर में रहे, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। क्लियर हुआ? उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं हो, विदेशी कहलाता था। बिल्कुल, आज ये बात ध्यान से दें कि जब आज के परिप्रेक्ष्य में हम विदेशी उसे कहते हैं जो भारत से बाहर का हो, श्रीलंका का हो, अरब का हो, ब्रिटेन का हो, फ्रांस का हो, उसे विदेशी कहते हैं। लेकिन मध्यकाल और प्राचीन काल में जो विदेशी शब्द है यह किसके लिए आता था? तो जो उस क्षेत्र का नहीं हो। जैसे मान लीजिए आप जिस गांव के हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, उस जिले का यदि कोई बाहरी व्यक्ति आपके ज़िले में आता है या आपके गांव में आता है, तो उस व्यक्ति के लिए ये कौन सा शब्द प्रयोग होता था? विदेशी शब्द प्रयोग होता था, उसे हम विदेशी कहते हैं। जैसे आज आप बिहार राज्य में हैं और उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कोई आपके पास आता है तो आप कहेंगे कि यह विदेशी है, लेकिन आज जो है विदेशी का अर्थ कुछ अलग हो गया है, कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहते थे। याद रखें, विदेशी को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपरा से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। यहाँ तक आप समझ गए। इतिहासकार और उनके स्रोत। अब हम यहाँ पढ़ेंगे इतिहासकार और उनके द्वारा प्रयोग किए गए स्रोतों के विषय में पढ़ेंगे। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इससे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। पिछली क्लास में अध्याय
6 में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोग गुप्त शासक और हर्षवर्धन के विषय में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस पुस्तक में हम कहाँ से शुरू करेंगे तो 700, इस पुस्तक में अधिकतम जानकारी जो हमें मिलेगी वो 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक के इतिहास का अध्ययन करेंगे। और पिछली अध्याय में जो पढ़ा था हम लोगों ने क्लास 6 में, वह पढ़ा था आरंभिक युग से मनुष्य की एक्टिविटी जब से हमें प्राप्त होती है, इस धरती पर मनुष्य जब से है और उसकी एक्टिविटी का स्रोत हमें, तो आरंभ से लेकर 700 एडी तक के इतिहास को हम लोगों ने अध्याय जो है 6 में पढ़ा और क्लास 6 में पढ़ा। और ये है क्लास 7, तो क्लास 7 में हम पढ़ेंगे 700 एडी से ईस्वी सन से लेकर 1750 ईस्वी सन तक लगभग 1000 वर्षों का इतिहास पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ तो ये बात आप समझ गए हैं। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, अब यहाँ देखें, स्रोत को अंग्रेजी में सोर्स कहते हैं। जब इतिहासकार इतिहास लिखते हैं तो उन्हें स्रोत की ज़रूरत पड़ती है। यदि अब देखेंगे यहीं स्रोत को समझने का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, अब देखें कि इस काल के विषय में अगर इतिहासकार को सूचना इकट्ठा करनी है तो क्या क्या स्रोत होंगे उसके लिए? सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्रियों पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता आ गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, अब क्या क्या लिखते हैं? धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेख तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति शासक, जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकों तथा अभिलेखों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। अब इसके प्रयोग में कठिनाई क्या है ये देखें। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसीलिए लिपिक या नकल नवीस उसे कहते हैं जो किसी लिपि को कुछ लिखा हुआ है उसे देखकर सेम टू सेम दूसरी के पेज पर उतार देता है, उसे नकल नवीस कहते हैं। हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे, जैसे ये कह रहा है कि आपने किसी मित्र का गृह कार्य, अगर कुछ वर्क दिए गए हैं, होमवर्क, और आपने बनाया नहीं तो आप अपने मित्र के गृह कार्य को नकल करके उतार लेते हैं। नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे
लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। ये बात आप समझ रहे हैं। तो कहता है कि जब आप अपने मित्र से लेकर वो होमवर्क का नकल करते होंगे तो महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता होगा। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए जो है लिपिक छोटे 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 फेर बदल करते करते चलते थे। यही कुछ शब्द, कहीं कोई वाक्य, यदि दर सदी प्रतिलिपियों में भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। बात आप समझ गए कि जो प्रतिलिपियां होती थी कैसे ये भिन्न हो जाती थी कि एक ही समय में कई सारी प्रतिलिपियां बनाई जाती थीं, और जब ये प्रतिलिपियां बन जाती तो इसके मूल अंतर को आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से इन प्रतिलिपियों में अंतर आ जाया करते थे। क्लियर हुआ? तो मुझे विश्वास है कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ अब समझ में आ गई होगी कि ये आपको बताना चाहता है कि इतिहासकार कुछ प्राचीन प्रतिलिपियों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले, अब जैसे एक उदाहरण आपको देता हूँ मैं कि रामायण वाल्मीकि जी ने पत्थरों पर लिखा था। ठीक है, धीरे धीरे अलग अलग समय में इसकी प्रतिलिपि तैयार की गई। ठीक है, इसका नकल उतारा गया। तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है कि मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त का जो है किसी दोस्त की कॉपी से कुछ चीज़ें इकट्ठा, मान लीजिए आपने क्लास किसी दिन नहीं किया और उस क्लास की कई सारी बातें आप उस अपने दोस्त से न लेकर अपनी कॉपी पर उतारना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। तो बहुत सारी ऐसे शब्द होंगे आपके मित्र द्वारा जो लिखे गए होंगे, वो आपको समझ में नहीं आते होंगे, तो आप अंदाज करके उस शब्द के लिए कुछ प्रयोग कर देते होंगे। इसी तरह से जो पांडुलिपियों की प्रतिलिपि तैयार कर रहे थे, उनके साथ भी ऐसा होता होगा। कई सारे सेंटेंस समझ में नहीं आते होंगे और अंदाज करके वहाँ लिख देते होंगे। पुनः जब इन प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपि बनाई गई, ऐसा जो प्रतिलिपि बनाता था उसके साथ भी और कुछ उससे भी कई सारी समस्याएं होती होंगी, और वो भी जो है अपने अंदाज से कुछ नई चीज़ें लिख देता होगा। इस तरह से जो प्रतिलिपियां प्राप्त हुई अंततः, तो इसमें भी कई सारे जो है अशुद्धियां रही, क्योंकि वास्तविक बातें इसमें से भी कई सारी बातें जो है वह उस प्रतिलिपि तैयार करने वाले के अनुमान पर आधारित हो गई। कई सारे शब्दों में अंतर हो गए। तो बात समझ में आ गई है। यहाँ तक प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक मूल ग्रंथ भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इस सबसे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखन की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। समझ में आ गया कि यदि मूल रूप से उस व्यक्ति को जानना हो कि इस इतिहासकार ने या इस प्रतिलिपिकार ने क्या लिखना चाहा है, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि एक ही प्रतिलिपि को भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां जो तैयार की गई हैं उसे इतिहासकारों को पढ़ना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, ये भी नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। 3 नाम आपने अभी तक देखा। 13वीं शताब्दी के जो है एक इतिहासकार थे मिन्हाज सिराज। 14वीं शताब्दी में एक इतिहासकार आपने पढ़ा अमीर खुसरो, और ये भी 14वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत
पहली बार 1356 में और दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा। पहला वृत्तांत इन्होंने कब लिखा? 1356 में, और दूसरा वृत्तांत इसने लिखा 1358 में, 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। क्लियर हुआ? 1971 तक पहली बार जो वृत्तांत लिखा 1356 ईस्वी में, इसकी जानकारी इतिहासकारों को नहीं थी। पहले 1971 में ये पहली बार जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखे गए जो है वृत्तांत की जानकारी मिलती है 1971 में। कारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में ही कहीं दबा पड़ा था। क्लियर हुआ? ये पहले से ही था, लेकिन ये पुस्तकालय में दबा पड़ा था। इतिहासकारों को इसके विषय में जानकारी नहीं थी। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का उदय हो रहा है। सन 700 ईस्वी और 1750 ईस्वी के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रहता है। मुख्य रूप से इसीलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट। अब याद रखेंगे, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सिंचाई व्यवस्था में रहट का प्रयोग कब दिखाई देता है। तो ये एक मूल शब्द समझ गए कि ये 700 से लेकर और 1750 ईस्वी सन की बातें हम कर रहे हैं। तो यह रहट भी 700 से लेकर 1750 के बीच ही दिखाई दिया होगा। सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्चा, चाय और कॉफ़ी। अब देखें कि इस दौरान, इस 700 से लेकर 1750 के दौरान कई सारी चीज़ें जो है बदलाव में, कई सारी चीज़ें नई नई इस उपमहाद्वीप में दिखती हैं। जैसे प्रौद्योगिकी में सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्र, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान, या जैसे आलू, मक्का, मिर्चा, चाय, कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल है। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। अब इसी पुस्तक की अध्याय 5, 6 और 7 पढ़ेंगे तो कई सारी बातों को समझेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप ने अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच, याद रखेंगे, 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे।
इस इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, इस कौन कौन, मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति। कायस्थ कैसे कौन थे? तो मुख्यतः मुंशी और लिपिकों का कार्य करने वाली एक जाति थी। इसका उदय जो है गुप्त काल में होता है और धीरे धीरे अब देखेंगे कि ये कैसे शक्तिशाली हो रही है। आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्या पर्यायवास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के एक नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियों, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। ये बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनके पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी दूसरे क्षेत्र में कोई दूसरा दर्जा हो सकता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जातियों के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। अब देखें क्षेत्र और समाज। चोल अध्याय 2 में हम चोलों के विषय में पढ़ेंगे। तुगलक अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1206 ईस्वी से लेकर जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखें में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक फैली हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गोंड आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्रों में लोग उसकी सेना में आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। भाषा तथा क्षेत्र।
अब यहाँ कुछ भाषा और क्षेत्र के विषय में आगे पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ते हैं। सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले। अब अध्याय 3 में हम इस जो है दिल्ली सल्तनत और अध्याय 4 में हम मुगलों के विषय में पढ़ेंगे। ये सब अगली क्लासों में हम समझेंगे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन की ढलान पर था। 18वीं शताब्दी में मुगल वंश पतन की तरफ था, ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 अध्याय 10 में ये सब पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थीं। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसे परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 ईस्वी से लेकर 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीयता ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता था। पुराने और नए धर्म इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन में से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना भी भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। क्लियर हुआ? यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत
में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्तियों को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रों और न्याय शास्त्रों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम में के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। ये एक प्रश्न आप याद रखेंगे कि मुसलमानों में जो शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। क्लियर हुआ? ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो शिया हैं ये किसको मानते हैं? पैगंबर साहब के दामाद अली को मुस्लिम का विधि सम्मत नेता मानते थे, लेकिन जो सुन्नी थे वो खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। क्लियर हुआ? इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों का विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाली परिवर्तन को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषक। ये सारी चीज़ें हमने जो है क्लास 6 में पढ़ी थी। प्रारंभिक दौर के राज्य समाज के शिकारी, संग्राहक, कृषक, कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी। प्रारंभिक दौर के राज्य और समाज। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे, यानी अध्याय 7 में जो आप पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। क्लियर हुआ? इतिहास कहते हैं इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। क्लियर हुआ? इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों
के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थे। इसीलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिक काल के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजार वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप में समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप के व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक से आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछली वर्ष पढ़ी हुई पुस्तकों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आप आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदलाव है या वैसा ही रहा। अब देखें, ये प्रश्न है कुछ अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। तो अतीत में जो भी हमारे गांव से बाहर का होता था उसे विदेशी मानते थे। लेकिन आज विदेशी किसे मानते हैं? जो दूसरे देश जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों का हो। यदि मान लीजिए कि आप बिहार के किसी गांव में रह रहे हैं तो आपके गांव से यदि दूसरे गांव का व्यक्ति आपके यहाँ आता है वो भी आपके लिए विदेशी होता था प्राचीन कालों में। नीचे उल्लेखित बातें सही है या गलत बताए। सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, ये गलत है। अभिलेख मिलते हैं। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की है। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए गए, ये भी इस बात सत्य है। सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। बिल्कुल सही है। रिक्त स्थानों को भरें अभिलेखों में रखे जाते थे। अभिलेखागारों में पांडुलिपियां रखी जाती थी। और 14वीं सदी का एक इतिहासकार का नाम बताएं तो जानते हैं कि ये 14वीं सदी का इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी। अब देखें, आगे चलते हैं और इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें बताएं। जैसे कि हमने देखा कि कॉफ़ी, चाय, मिर्च, मक्का, ये सारी फसलें जो है भारतीय उपमहाद्वीप में इस काल में आई हैं। इस काल के कुछ प्रौद्योगिक परिवर्तन बताएं तो जैसे कि हमने देखा कि रहट का प्रयोग होने लगा। युद्ध क्षेत्र में बारूद का प्रयोग, अग्नियास्त्रों का प्रयोग, बारूद का प्रयोग होने लगा। तो ये परिवर्तन आपने देखा था। वस्त्र बुनने के लिए चरखे का उपयोग होने लगा। ठीक है, तो इस तरह के परिवर्तन भारतीय उपमहाद्वीप में दिखते हैं। इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। अब इस काल में आपने देखा कि इस्लाम धर्म का उदय हो गया। इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी दो संप्रदाय थे। शिया जो थे वो पैगंबर साहब के दामाद अली को अपना नेता मानते थे। सुन्नी जो थे वो खलीफा को नेता मानते थे। इस तरह का बदलाव। आइए समझें पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदलता रहा। कभी हिंदुस्तान शब्द का, प्राचीन काल में अरबों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सिंधु नदी के उस पार के लोगों के लिए किया। अभी तक हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग एक निश्चित राष्ट्र के लिए नहीं किया जाता था, लेकिन आज हम एक हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग एक निश्चित राष्ट्र के रूप में करते हैं। जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। आपने देखा सर्व क्षेत्रीय समाज से आप क्या समझते हैं? सर्व क्षेत्रीय, ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद इसका आंसर हम आपको बताएंगे। आइए विचार करें।
आइए करके देखें ये सब विचार कर। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती होंगी, इस पर विचार करेंगे आप और कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। ये इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं, क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती? इस प्रश्न का उत्तर तो सभी स्टूडेंट हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। उनके आंसर को मैं ज़रूर देखूंगा और ज़रूर समय अनुसार यदि उसमें कोई त्रुटि होगी तो उस पर कमेंट करूंगा सुधार करते हुए। आइए करके देखें। ये सब करके मानचित्र से संबंधित चीज़ें हैं, इसे मानचित्र द्वारा इन चीज़ों का अध्ययन करना है। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा, संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा देता है, उसे उसका संरक्षक कहते हैं। ठीक है, पता लगाएं कि क्या आपका राज्य कभी इन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा है, यदि रहा है था तो कितने समय तक रहा। ठीक है, ये सब प्रश्न है आपसे। देखिए ये भाषा तथा क्षेत्र, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मौबारी ये तमिलनाडु में, गोंडी ये बंगाल में, अवधी पूर्व उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्र में आज भी बोली जाती हैं। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न हैं उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि समय के साथ भाषाओं के नाम बदल गए हैं? बिल्कुल। अब इस मानचित्र को देखेंगे, यहाँ इन अनुभागों को अध्ययन करना है। तो आज हम लोगों ने इस अध्याय को पूरी तरह से पढ़ा और बहुत सारी जटिल बातों को समझने का प्रयास किया। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल इस चैप्टर का नाम है। अगले क्लास में हम अध्याय 2 पढ़ेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि इस अध्याय में क्या नई चीज़ें हैं और कैसे इस अध्याय का प्रयोग हम अपने परीक्षा की दृष्टि से हम करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।